डिकोड साइकिल, ओके, वो ओवर हो चुका था। उसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ओके। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बेसिक तो बता दिए थे कि माइक्रो प्रोसेसर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर्स के जो भी यूनिट्स हैं, यूनिट्स कहने का मतलब जैसे कि अगर हम यूज कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के क्या थ्री पार्ट्स हैं, एलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ये पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इन सारे का फंक्शन तो हम लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से वर्क करता है किसी भी प्रोसेसर के लिए। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब उसका बेसिक क्या है, क्या उसके बारे में हमें जानना चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को अच्छे से समझ सकते हैं। A microprocessor take a bunch of instruction in machine language and execute them telling the processor what is has to do। ठीक है, तो ये तो सिंपल वर्क हमारा प्रोसेसर करता ही है। जैसे कि प्रोसेसर अगर हम बात करते हैं तो अभी अगर हम प्रोसेसर की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसर कहने का मतलब हम माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग सीपीयू को भी प्रोसेसर बोलते हैं, लेकिन अभी हम इन द सेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारे सिस्टम में एक छोटा सा चिप होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में करता क्या है और अपने वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करता है। ओके, माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म थ्री बेसिक थिंग व्हाइल एग्जीक्यूटिंग हर इंस्ट्रक्शन। माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है कि वर्क तो वो सारा करता है, लेकिन वो थ्री थिंग्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट कराने के टाइम पे वो उसको क्या बोलते हैं कि वो ध्यान में रखता है किसी भी अगर वर्क को वो एग्जीक्यूट करा रहा है तो उनके बेसिक बेसिस पे ही अपने वर्क को वो एग्जीक्यूट करता है। तो पहला क्या है, पहला है आपका इट परफॉर्म्स सम बेसिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। इट्स arithmetic and logical unit. New microprocessor also perform ऑपरेशन और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑल्सो। जब हम माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री पढ़ा रहे थे उस समय आप लोगों को बताया होंगे कि जब हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर आया था 404, वो क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ही वर्क परफॉर्म करता था। मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता था, लॉजिकल ऑपरेशन वो परफॉर्म नहीं करता था। तो जैसे जैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन बढ़ता गया, हमारे इस प्रोसेसर की कैपेसिटी बढ़ती गई, उसके उसके काम करने का स्पीड, उसके काम करने का प्रोसेस, सारा कुछ क्या होता गया, चेंज होता गया। तो अभी हम लोग जो न्यूली माइक्रो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है कि जब भी हम लोग अर्थमेटिकल या लॉजिकल किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के ऊपर भी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है, जो कि अर्लियर हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स थे उनपे ये सारा वर्क हमारा नहीं हो पाता था। सेकंड क्या है, सेकंड है आपका डेटा इन माइक्रो प्रोसेसर कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये भी हमारा सिंपली वर्क होता है। अगर मान लीजिए कि हमें माइक्रो यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर, अगर हमने किसी ऑपरेशन को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक लोकेशन पे रखा हुआ है, उसको कहीं और भेजना है, उस डेटा को कहीं और भेजना है, तो हम क्या कर सकते थे कि अगर हमें डेटा सेंड करना है तो यूजिंग द डेटा बस उस डेटा को हम लोग अपने होल सीपीयू मीन्स की होल लोकेशन पे कहीं भी ट्रेवल करवा सकते हैं। या तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि मेन मेमोरी में सेंड कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भेज सकते हैं, या थ्रू आउटपुट के लिए उसको हम दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके का वर्क कौन हमारा परफॉर्म कराता है, ये परफॉर्म हमारा कराता है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे जितने भी सिस्टम पे इनकमिंग और आउटगोइंग ऑपरेशंस होते हैं, सारे ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही होता है। थर्ड है आपका इट हैज अ प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ पीसी। प्रोग्राम काउंटर के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि ये काम क्या करता है,
बता ही चुके हैं। ये करता क्या है, ये उस एड्रेस को होल्ड करके रखे रहता है जो कि आपका नेक्स्ट कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है। नेक्स्ट एग्जीक्यूट कहने का क्या मतलब, जैसे कि हम लोगों ने वो देखा था कि एडिशन जब हम कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था, पहला जो एड्रेस सेव करके रखा था, जैसे ही उस एड्रेस को वो पास आउट करता है दूसरे रजिस्टर के पास, तो अपने आप को क्या करता था, एक से इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट ऑपरेशन का जो भी एड्रेस था उस एड्रेस को अपने में स्टोर करके रखे रहता था। वो तब तक रखे रहेगा जब तक कि उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती है या फिर वो अपने वैल्यू को किसी और के पास सेंड नहीं कर देता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, माइक्रो प्रोसेसर जंप फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड टेक डिसीजन। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोसेसर को एड्रेस बताने के लिए। जब तक हमारे प्रोसेसर को एड्रेस ही नहीं मिलेगा तो वो अपने वर्क को कैसे परफॉर्म कर पाएगा। ओके, तो ये आप लोगों को हम पहले इसीलिए नहीं बताए थे कि ये प्रोग्राम काउंटर ये टर्म आने वाला था। जब तक आप लोगों को प्रोग्राम काउंटर के बारे में नहीं पता रहेगा तो फिर ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो अब तो ये समझ में आ गया ना कि प्रोग्राम काउंटर जो है वो एक्चुअल में करता क्या है। एक्चुअली में हमारे वो प्रोसेसर को एड्रेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हमारा प्रोसेसर क्या करता है, अपने वर्क को परफॉर्म करता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या जानते हैं, नॉर्मली तो हम ये जानते हैं कि मेन मेमोरी हमारा क्या करता है कि एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है और सीपीयू उससे एड्रेस को एक्सेस करके और क्या करता है, अपने वर्क को परफॉर्म करता है। बट सीपीयू के पास से इंस्ट्रक्शंस को कैरी करके लाने का काम हमारा कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर वहां से वैल्यू को लेता है, देन वो नेक्स्ट रजिस्टर्स के पास वो सेंड करता जाता है और वो खुद को वैल्यू सेंड किया, इंक्रीमेंट किया, वो तब तक अपने साइकिल को चलाता रहता है जब तक कि हमारा जो भी प्रोसेस आया हुआ है वो प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो अपने वर्क को करता रहेगा। ठीक है, ये थ्री बेसिक्स थे जिसके ऊपर हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। इसके अलावा कुछ और तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर नया नहीं करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डेटा को मूव कराने का काम करता है। तो डेटा को मूव कराने का काम हमारा कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा पार्ट करता है, सीयू पार्ट काम करता है। यानी कि कंट्रोल यूनिट वर्क क्या करता है, किसी भी डेटा के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है बताने को कि कौन से डेटा को किस प्लेस पे जाकर के किस वर्क को परफॉर्म करना है। ये भी हम लोग देख चुके थे पिछले डायग्राम में कि कंट्रोल यूनिट किस तरीके से किसी डेटा को एक्सेस करता है, सॉरी, किसी इंस्ट्रक्शन को एक्सेस करने के बाद वो दूसरे को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपको किस काम को करना है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को भी हमने देख लिया। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने आप में स्टोर करके रखे रहता है। ओके, नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। हाँ, ये चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। पहला क्या है, क्लॉक स्पीड। ओके, दूसरा इंस्ट्रक्शन सेट, तीसरा वर्ड साइज। ठीक है, क्लॉक स्पीड के बारे में आप लोगों को हम बताए होंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स में खोल करके आप लोगों को वहां स्पीड दिखाए होंगे कि गीगा हर्ट्ज होता है हमारे प्रोसेसर का क्या। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, ये प्रोसेसर है, हमारा प्रोसेसर है इंटेल आर पेंटियम। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह नंबर में लिखा हुआ है 2.90 गीगा हर्ट्ज। तो ये गीगा हर्ट्ज जो है ये है आपका अ, ये आपका है क्लॉक स्पीड, माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड कहने का क्या मतलब होता है, क्लॉक स्पीड कहने का मतलब होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने देर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड, अगर जितना ही अगर आपके प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड अच्छा रहेगा यानी कि फास्ट रहेगा, आपका सिस्टम उतना ही अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। क्यों, क्योंकि क्लॉक स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को फास्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए।
ठीक है, अगर हमारा क्लॉक स्पीड ही धीरे, मीन्स की क्लॉक का स्पीड ही धीरे है, तो वो क्या करेगा कि लेट लेट इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगा, फिर आगे पहुंचाएगा, फिर आगे वाले प्रोसेस आगे अपने वर्क को 1 to 1 बढ़ाता जाएगा। तो जब हमारा क्लॉक ही धीरे धीरे चल रहा है तो वो प्रोसेस पूरा हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एग्जाम्पल हम लोग लें, सिंपल क्लॉक का ही अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्लॉक का काम क्या है, टाइम बताना, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि क्लॉक में किसी तरीके का अभी जो हम क्लॉक यूज करते हैं घड़ी टाइम देखने के लिए, तो किसी भी डिजाइन का क्लॉक ले लीजिए, एनालॉग ले लीजिए या डिजिटल ले लीजिए, सारा क्या करता है, सारा एक तरीके का ही फंक्शनलिटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत हाई स्पीड का अगर कोई अच्छे कंपनी का या फिर कोई एक्सपेंसिव वॉच हमने लिया है, क्लॉक हमने लिया है, तो वो क्या कर रहा है कि वो जल्दी जल्दी टाइम बता रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसका फिक्स रेट है, यानी कि उसका काम क्या है कि आपको 1 घंटा पूरे के पूरे 60 मिनट्स में ही कंप्लीट करना है। उससे कम और ज्यादा में आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इन केस मान लीजिए कि आपका जो क्लॉक है वो खराब हो गया, खराब हुआ पूरे तरीके से नहीं, सॉरी, कुछ ऐसा खराब हुआ है कि वो चल तो रहा है, लेकिन जो काउंटिंग है उसका, मीन्स कि अगर 10 मिनट्स को उसको 10 मिनट्स, एक्चुअल टाइम मेरा 10 मिनट्स है, उस एक्चुअल टाइम को कंप्लीट करने में अगर जहां उसको 10 मिनट्स लग रहा था घड़ी के खराब होने से, यानी कि क्लॉक के खराब होने से, वो उसी टाइम को 15 मिनट में कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, मान लीजिए कि हम वॉच देख रहे हैं तो उसमें क्या देख करके बोलेंगे नहीं अभी तो 10 मिनट ही हो रहे हैं, 10 मिनट ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम वो 15 मिनट बीत चुका होता है। क्यों? क्योंकि उसने 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया उस घड़ी के जो भी रोटेशन था उसका, उसके रोटेशन को पूरा करने के लिए। इसमें तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, तो किसी भी प्रोसेसर के लिए उसका क्लॉक स्पीड जो है बहुत ही मायने रखता है, किसी भी बहुत मतलब किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये परफॉर्म करता है। अगर किसी तरीके से हमारा जो भी सिस्टम का क्लॉक, सिस्टम क्लॉक नहीं, प्रोसेसर का जो क्लॉक है उसकी स्पीड में किसी भी तरीके से कुछ गड़बड़ी आ गई, मान लीजिए गड़बड़ी कैसे आएगा, अगर हमारा प्रोसेसर खराब हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि बहुत धीरे 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 काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसा कब होता है, आप लोग भी फेस करते होंगे, आपके सिस्टम में ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए कि हमने यहाँ से इंटर प्रेस किया, जब आप बोलते हैं कि सिस्टम तो मेरा हैंग हो गया, तो हैंग वो कैसे होता है, हमने इंस्ट्रक्शन तो दे दिया, लेकिन इंस्ट्रक्शन यहाँ से हमने राइट टाइम पे दिया, लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को उसने राइट टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहा है, क्योंकि जो उसका स्पीड है क्लॉक का वो थोड़ा स्लो हो गया है, जिस कारण से वो अपने वर्क को धीरे 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 एग्जीक्यूट करा रहा है, जिसको एग्जीक्यूट कराने में उसको टाइम लग रहा है। या फिर जैसे जैसे हमारा सिस्टम पुराना होता जाता है, जो भी सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं, जनरली ये चीज हम लोग देखते हैं कि वो क्या होता है कि प्रोसेसर का स्पीड खुद ब खुद स्लो होता जाता है। नया में हमारा सिस्टम जितना फास्ट रहता है, आगे चल के वो किसी भी वर्क को उतने जल्दी से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ऐसा बहुत से रीजनों से हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे सिस्टम का जो कैपेसिटी है, यानी स्टोरेज कैपेसिटी, वो फुल हो रहा है, जिसके कारण हमारे सिस्टम अनबैलेंस्ड हो रहा है। या फिर जो हमारा रैम है, वो रैम में कुछ गड़बड़ी आ गया है, तो भी हो सकता है। एक ही रीजन नहीं हो सकते हैं, सिस्टम के स्लो होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है, जिसमें से एक क्लॉक स्पीड का भी टाइमिंग गड़बड़ होना हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहे कि सिर्फ क्लॉक स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, बहुत सारे फेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नहीं इसको रीड करके पहले बता देते हैं। एवरी माइक्रो प्रोसेसर ब्लॉक हैज अ स्पीड इट्स, के लिए क्या करना चाहिए? सॉरी क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या?
आप लोग कुछ बोल रहे थे क्या? स्पीड बढ़ाने क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर क्लॉक स्पीड अगर हमारे प्रोसेसर का अगर स्लो हो जाए तो क्या करना चाहिए? ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। अगर आपके सिस्टम का क्लॉक स्पीड, सिर्फ अगर आपको पता है कि मेरे सिस्टम का क्लॉक स्पीड अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या मतलब हुआ कि जो मेरा प्रोसेसर है वो प्रोसेसर ही सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आपको प्रोसेसर ही आपको चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा काम तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे सिस्टम का अगर रैम खराब है, तो रैम खराब है तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क को तो नहीं चेंज करेंगे, रैम को ही चेंज करेंगे। तो उसको हम, क्योंकि प्रोसेसर जो होता है हमारा, उसे हम बनवा नहीं सकते किसी भी तरीके से, उसको ठीक नहीं करवा सकते। जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन मेरा खराब हुआ तो उसको हम ठीक करा सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर क्या है कि अगर उसका क्लॉक स्पीड बहुत ही स्लो है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम दे रहे कि जहां पे उस इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में जाना चाहिए था या नैनो सेकंड में जाना चाहिए था, वो इंस्ट्रक्शन मेरा पर सेकंड में जा रहा है, पर मिनट में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सिस्टम का क्लॉक स्पीड है वो बहुत ही स्लो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अपने प्रोसेसर को ही चेंज करते हैं। ठीक है, कहते हैं हाँ, every microprocessor has an internal clock that regulate the speed at which of execute instruction. The speed is microprocessor। हाँ देखिए यहाँ पे दिया है ना, द स्पीड एट विच द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द क्लॉक स्पीड। अभी हम बताया ना कि जो इंस्ट्रक्शन को उसको काम करने में पर सेकंड लगता था, उसको वो पर मिनट में कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रोग्राम सॉरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही स्लो हो रहा है, इंस्ट्रक्शन का स्लो हो रहा है। तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे उतने टाइम में, उसको हम लोग क्या करते कहते हैं, क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं कि हमारा इंस्ट्रक्शन इस स्पीड से वो फास्ट हो रहा है। और ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर का इंटरनल क्लॉक होता है। ये जो क्लॉक, इस क्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम पे दिखता है, टाइम दिखाता है, नहीं, हम माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक की बात कर रहे हैं। अब क्लॉक है क्या? क्लॉक का जो स्पीड है हम लोग मेगा हर्ट्ज में उसको क्या कर सकते हैं, मेजर करते हैं। अब तो अब के टाइम पे हम उसे गीगा हर्ट्ज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहले हम लोग उसको पहले के टाइम पे हम लोग मेगा हर्ट्ज यानी कि एम जेड एच में करते थे, और अभी के टाइम में गीगा हर्ट्ज में उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात करें मेगा हर्ट्ज की, तो 1 मेगा हर्ट्ज रिप्रेजेंट क्या करता है, 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर 1 मेगा हर्ट्ज का है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग एक साइकिल में भेज सकते हैं। साइकिल पर सेकेंड दिया हुआ है, मीन्स कि अगर मेरे इस टाइप का कोई इंस्ट्रक्शन है, वो 1 सेकेंड के अंदर में उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो दे देगा। ठीक है, और अगर हम गीगाहर्ट्ज की बात करें तो 1 गीगाहर्ट्ज रिप्रेजेंट करता है 1000 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। द द हाई द हायर सीपीयू speed, the better a computer will perform in a general sense. Other components like RAM, hard drive, motherboard, and the number of processors core can improve the computer speed. अभी हम बताएं कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, अगर हम प्रोसेसर की नहीं, पूरे के पूरे अपने कंप्यूटर स्पीड की बात कर रहे हैं, सिर्फ क्लॉक स्पीड ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होते हैं, हार्ड ड्राइव होते हैं, रैम, मदरबोर्ड, और जितने भी इस तरीके के हार्डवेयर हमारे सिस्टम में लगे होते हैं, वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे होल सिस्टम यानी कि हमारे पूरे सीपीयू के स्पीड परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लॉक स्पीड के कारण ही हो रहा है या फिर रैम के कारण ही हो रहा है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके स्लो होने का। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन सेट। A command which is given to a computer to perform an operation on data is called a instruction।
ठीक है, इंस्ट्रक्शन तो पता ही है हमें। इंस्ट्रक्शन क्या है कि इंस्ट्रक्शन एक हम समझ सकते हैं कि एक कमांड होता है, ठीक है, जो कि हम अपने सिस्टम को देते हैं। हमारा जो सिस्टम होता है, जो कमांड उसके पास जाता है, उस कमांड को हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एडिशन का काम कर रहे थे तो वहां पे हम लोग 3 तरीके के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे, लोड, ऐड एंड स्टोर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है वो क्या होता है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर ऐसा नहीं कि वो सिंगल सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक जगह ला करके कंबाइंड करता है और एक सेट बनाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से। और वो क्या करता है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे इंस्ट्रक्शन सेट को क्या करवाता है, एग्जीक्यूट कराता है। ओके, basic set of machine level instruction that a microprocessor is designed to execute is called an instruction set। ठीक है, जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन ही हमारा है, इस इंस्ट्रक्शन को ही जब हम इन द सेंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बात करते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से भी जानते हैं। द इंस्ट्रक्शन सेट कैरी आउट द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या क्या काम करता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा के ट्रांसफरिंग के लिए, डेटा के एक्सेसिंग के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन, कंट्रोल फ्लो एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे इसके साथ रिलेट कर रहा है। अगर हम डेटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक इंस्ट्रक्शन ही तो जनरेट करेगा, वो खुद तो नहीं लेके जाएगा ना डेटा को। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, तो जो इंस्ट्रक्शन वो जनरेट करेगा उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट। क्योंकि वो सेटअप सेट में भेज रहा है ना, सिंगल नहीं भेज रहा है वो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा आपको उस पार्ट को जिसको कि डेटा को लेकर के जाना है। तो डेटा ट्रांसफरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला तो कंट्रोल यूनिट बताएगा कि आपको क्या डेटा लेकर के जाना है। लेके कौन जाएगा, डेटा बस हमारे उस डेटा को कैरी करके लेकर के जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो वो भी तो एक इंस्ट्रक्शन ही होता है ना। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी हम लोग लिख दिए, एक इंस्ट्रक्शन ही हम देते हैं। अगर हम सिस्टम को कुछ भी कह रहे हैं, मीन्स कि कुछ भी अगर हम टाइप कर रहे हैं तो वो सिस्टम के लिए, यानी कि हमारे सिस्टम कहने का मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो एक इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे हम कीबोर्ड से कोई भी अगर बटन प्रेस कर देते हैं या माउस पॉइंटर अगर हिला के कहीं पे हम क्लिक कर देते हैं तो वो क्या होता है ना कि उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन हो जाता है। वो सोचता है कि अच्छा मेरे पास ये काम आया, अब हमको ये वर्क करना है। ओके, लॉजिकल ऑपरेशन भी सेम। कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंट्रोल फ्लो के लिए आपका कंट्रोल बस। कंट्रोल बस रिस्पॉन्सिबल है आपके कंट्रोल को फ्लो करके लेके जाने के लिए कि आपको कहाँ पर लेकर के उसको जाना है। और कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल फ्लो यहाँ कहने का सेंस क्या है कि जैसे कि अगर आप लोगों ने फ्लो चार्ट पढ़ा होगा तो फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या होता है कि वो फ्लो बताता है। कोई भी प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो वो क्या करता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे हम ले लेते हैं, ये जो मेरा डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम पे अगर हम बात करें तो ये डायग्राम में ये जो एरोज है, जितने भी एरोज है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी ना किसी तरीके के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फ्लो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इनपुट निकला, माइक्रो प्रोसेसर के पास गया, माइक्रो प्रोसेसर ने मेमोरी को सेंड किया, मेमोरी ने उसके डेटा को सॉरी एड्रेस को एक्सेस करके देन माइक्रो प्रोसेसर के पास सेंड किया, और माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया कि आउटपुट जनरेट करके हमें दिखा दिया। ठीक है, तो ये जो फ्लो हुआ, इस फ्लो को ही हम लोग कहते हैं कंट्रोल फ्लो। अगर डेटा फ्लो कहेंगे तो जब डेटा जब जाएगा एक जगह से दूसरे जगह तब वो डेटा फ्लो कहलाएगा। लेकिन जब हम कंट्रोल फ्लो की बात कर रहे हैं तो हम वो रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रो प्रोसेसर की जो भी कंट्रोल्स आ रहे हैं उस कंट्रोल को किसके पास से कहाँ जाना है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने डायग्राम देखा था उस दिन, जो हम लोग फेच एंड डिकोड एग्जीक्यूट का हमने डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में ऐसा तो नहीं था ना कि किसी भी लाइन को हम लोग किसी के साथ कनेक्ट कर दे रहे थे, या फिर प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस निकला डायरेक्ट उसको हम एमडीआर में सेंड कर दे रहे थे, नहीं।
जो डेटा वहां से निकला यानी कि प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस निकला वो निकल के कहाँ पे आया, वो एमएआर के पास आया, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास ही आया। तो ये जो फ्लो हुआ ये आपका कंट्रोल फ्लो हुआ, मीन्स कि कंट्रोल एक जगह से दूसरे जगह ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चला गया वो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम घर से निकले तो हमें पता है कि मुझे कॉलेज ही आना है, कॉलेज ही आना है, तो हम घर से निकले और कॉलेज ही आए, क्योंकि ये पहले से फिक्स है कि हम वहां से चले हैं तो हमको यही आना है। अगर मान लीजिए कि कॉलेज से हम निकले और मार्केट चले गए, तो ये तो फ्लो का गड़बड़ी हो गया ना, मीन्स कि कंट्रोल हमें क्या दिया गया था, कॉलेज जाने के लिए, और हम चले गए मार्केट। तो अगर कुछ इस तरीके का एनोमिस अगर बिहेव करता है हमारा सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा सही तरीके से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। जो भी इंस्ट्रक्शन उसके पास आ रहे हैं उसको सही ढंग से वो आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा है। ये इतना कुछ हम जो बोल रहे हैं ना लगातार तब से बोले जा रहे हैं, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसलिए ना, क्योंकि ये सारा कुछ हम फिर से बताएंगे, लेकिन इतना इतना डीप से नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि जब टू द पॉइंट बताएंगे तो सिर्फ उस पॉइंट के लिए ही बताएंगे, और वहां पे भी इंस्ट्रक्शन सेट आएगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट अगर आएगा तो आप पूछिएगा कि इंस्ट्रक्शन सेट होता क्या है, अगर कंट्रोल का फ्लो हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है और क्या हो रहा है। इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुना करिएगा। सुनते हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। ओके, नहीं हम ऐसे ही पूछ रहे थे कि अगर आप लोग एक्टिव हैं या फिर बस क्लास ज्वाइन करके चले गए हैं। नहीं, एक्चुअली हम भी बोलते बोलते थक गए तो सोचे थोड़ा रुक जाते हैं। लास्ट है आपका वर्ड साइज। ये वर्ड का जो साइज है ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर का साइज क्या है। अगर 4 बिट का अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर है तो उसके अकॉर्डिंग उसके वर्ड का साइज अलग होगा। 8 बिट है तो उसके अकॉर्डिंग उसके वर्ड का साइज अलग होगा। अगर 16 बिट है, मीन्स की विट वर्ड साइज डिपेंड करता है, वेरी करता है हमारे अलग अलग साइज के प्रोसेसर्स के ऊपर, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर में। ठीक है, the number of bits that can be processed by a processor is a single instruction is called its word size. प्रोसेसर से जब भी कोई डेटा हम लोग एग्जीक्यूट जब कराते हैं तो वो क्या करता है कि एक अगर वर्ड हम दे रहे हैं तो वो क्या होगा, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रहेगा। ठीक है, तो वर्ड साइज कहने का क्या मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो प्रोसेसर है वो एक टाइम में 4 बिट के डेटा को एग्जीक्यूट करा सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, और मेरे पास मान लीजिए कि 8 बिट का डेटा है, 8 बिट का डेटा है, तो उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएंगे। तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना, मान लीजिए कि 4 4 के स्लॉट में उसको डिवाइड कर दिए, या फिर 2 2 के स्लॉट में डिवाइड कर दिए, या फिर 3 3 के स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स की मेमोरी का जो, सॉरी, मेरा प्रोसेसर का जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से कम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए 4 बिट का अगर अगर मेरा मेमोरी है तो अपने डेटा का साइज हम 3 बिट का रख सकते हैं। तो क्या करेंगे कि एक बार 3 बिट जाएगा, दूसरे बार 3 बिट जाएगा, और तीसरे बार क्या जाएगा, तो उसके पास 2 ही बिट बचा, तो वो 2 बिट जाएगा। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 2 का पेयर बना के 4 बना लेते हैं वर्ड साइज, कि ये क्या करेगा ना कि 4 बार में इस डेटा को लेकर के जाएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारा किस पे, ये डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर का साइज हमने क्या रखा हुआ है, कौन से प्रोसेसर को हम यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग में वो अपने आप को सेट करता है। ठीक है, word size determine the amount of RAM that can be accessed by a microprocessor at one time and the total number of pins on the microprocessor total। हाँ देखिए यहाँ पे आया ना बात पिंस का, डिजाइन बताए थे ना माइक्रो प्रोसेसर का, जब डिजाइन बता रहे थे तो पिंस के बारे में हम बता रहे थे। ठीक है, तो पिंस क्या करता है, अगर कोई डेटा हम सेंड कर रहे हैं तो अगर एक पिन से निकल के गया वो डेटा तो वो दूसरे पिन के पास जाएगा, क्यों, वेरीफाई करवाएगा ना। मान लीजिए कि हम फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोगों का एग्जाम होता है, अटेंडेंस शीट में हम आप लोगों से साइन करवाते हैं, ठीक है, वो अटेंडेंस शीट हमने ले लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको तुरंत हम सबमिट कर देते, नहीं, उसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि सारे लोगों ने सिग्नेचर किया या नहीं किया, या फिर कोई छूट गया है। तो अगर छूट गया है तो उसको वहीं से वापस भेज देंगे कि आप फिर से करके दो, फिर से हम चेक करेंगे, देन उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी पिंस है, वो पिंस क्या होते हैं कि हर हर पिंस, जितने भी पिंस होते हैं, वो हर पिन अलग अलग काम के लिए बनाए जाते हैं। अगर मेरा उसमें से कोई भी एक पिन डैमेज होता है तो वो इफेक्ट करेगा मेरे पूरे माइक्रो प्रोसेसर को। ऐसा नहीं है कि अगर एक पिन, मान लीजिए कि इंटरप्ट का जो पिन था वो पिन खराब हो गया, किसी भी तरीके से टूट गया या फिर कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बाकी तेरा काम सही ढंग से कर लेगा। क्यों गड़बड़ होगा? अनबैलेंस हो जाएगा। वो अनबैलेंस होगा ना, मान लीजिए किसी तरीके का अगर इंटरप्ट आ गया सिस्टम पे, तो जब तक वो इंटरप्ट हटेगा नहीं कोई काम आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन इंटरप्ट को हम हटाएंगे कैसे? जो इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने का पिन था और एक्नॉलेज करने के बाद उसको ओवर करने का जो पिन था, वो पिन ही खराब है, तो वो काम को कैसे आगे बढ़ा पाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर के जितने भी पिन्स होते हैं, हर पिन अपने अपने वर्क के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। Microprocessor at one time and the total number of pins on the micro, अच्छा ये तो हो ही गया। Total number of input and output pins in turn determine the architecture of the microprocessor। ये जो वर्ड साइज है, अगर अभी समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम बहुत बताए ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बार बार पिन्स आ रहा है पिन के बारे में, तो जब तक आप लोगों को पिन दिखाएंगे नहीं कि पिन होता क्या है। अच्छा वेट अ सेकेंड, अभी थोड़ा टाइम है, दिखाते ही है कैसा होता है ये। कहाँ चला गया, ये रहा, ये देख रहे मैम हैं। तो 64 बिट के प्रोसेसर में ज्यादा पिन होगा इन कंपैरिजन टू 32 बिट के। क्या बोल रहे हैं? 64 के बिट के प्रोसेसर में 32 बिट के प्रोसेसर के हम्म। मुकाबले ज्यादा पिन होगा। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं। जैसे कि पिंस जो होता है ना, ये पिन क्यों ऐसा क्यों होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारा आ रहा है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, अगर हम इंस्ट्रक्शन का साइज बढ़ा रहे हैं, अगर 16 बिट का अगर हमारा कोई भी डेटा अगर काम करता था, तो ऐसा नहीं है कि कोई जरूरी नहीं कि वो साइज बढ़ाए, नहीं भी बढ़ा सकता है। क्या करेगा कि वर्कलोड को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मीन्स कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई कोई पिन जो है जो डबल वर्क परफॉर्म कर रहा है, डबल एरो आपका बना हुआ है, यानी कि ये डबल वर्क परफॉर्म कर रहा है। टोटल मेरे पास यहाँ पे 40 पिंस है। ये आपका 16 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमने इसको डिजाइन किया है, मतलब मैंने डिजाइन नहीं किया है, जिसने भी बनाया है। तो ये आपका इस तरीके का डिजाइन किया गया है, जिसमें अगर, क्योंकि मेरे पास वर्क बहुत है, प्रोसेसर के पास बहुत सारे काम है, अगर सारे काम के लिए वो क्या करे कि पिंस बनाए, तो पता चला कि पिंस बहुत सारे हमने डिजाइन कर दिए। जैसे कि अभी के जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें 40 पिंस नहीं होते हैं, उसमें जो जितने भी पिंस होते हैं ना, कुछ शायद मिलियंस में होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं ना कि वो दिखते भी नहीं, एकदम पिन ड्रॉप टाइप्स के होते हैं। पहले का ये जो प्रोसेसर था, आप इजिली इसको देख सकते हैं, काउंट भी कर लेंगे इजिली कि ये इतने 40 पिंस ही हैं। और हर पिन क्या है कि हर पिन आपका रिस्पॉन्सिबल हो रहा है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और जो डबल साइडेड है, आपके बहुत सारे ऐसे पिन हैं जो कि क्या होते हैं कि दोनों काम के लिए होते हैं। दोनों काम कहने का क्या मतलब कि वो डेटा को भी एक्सेस कर रहा है, एड्रेस को भी एक्सेस कर रहा है। ये अभी समझ में नहीं आएगा जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हुए, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये है क्या। ये एक्चुअली आप लोगों को ये डायग्राम हम दिखा रहे हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये इस तरीके का कुछ दिखता है, जो पहले यूज होता था। 8086 है ये। ठीक है। 8086 का आर्किटेक्चर आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं, अगर आप कहिएगा तो अभी का भी जो भी यूज कर रहे हैं उसका आर्किटेक्चर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये 15 मार्क्स का लगभग, 15 मार्क्स के लगभग का आप लोगों का ये सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोगों को क्या करना होगा हम अभी बता दे रहे हैं। अगर 8086 या 8088 का अगर आर्किटेक्चर आपसे पूछता है, तो आर्किटेक्चर में पहला काम तो आप ये करोगे कि आप इसका आर्किटेक्चर बनाओगे, जो कि ये आर्किटेक्चर नहीं है, ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे 8086 का, उसका आर्किटेक्चर ये है। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम में लिखा हुआ है, तो बेसिक आर्किटेक्चर आपका यही है।
अगर ब्लॉक डायग्राम पूछता है तब भी आप इसको बनाओगे, और आर्किटेक्चर भी पूछेगा कि 8086 का आर्किटेक्चर क्या है तब भी आप इसी को बनाओगे। ये क्या कर रहा है, ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डायग्राम है ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये सिर्फ इस पिक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर का जो पिक्चर दिया हुआ है कि इसका जो हर एक पिन है वो पिन क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम क्या बताएगा कि उस वर्क को वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या फिर आर्किटेक्चर क्या बता सकता है कि जो भी वर्क हम परफॉर्म करा रहे हैं हर पिन के साथ वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे उतने सारे पिन थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सारा पिन गायब, लेकिन काम तो ये वही कर रहा है जो हमारा नीचे वाला कर रहा था, क्योंकि दोनों सेम ही है। बस ये उसका इंटरनल एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरीके से डेटा एक्सेस हो रहा है, एड्रेस एक्सेस हो रहे हैं। इसलिए ये सब देख करके कंफ्यूज मत होइए, सब बताएंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ये पिक्चर अभी दिखा दी है इसलिए क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर के पिंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे इस वाले नोट्स में। एग्जाम में ओवर 8086 का ही आएगा ना मैम? क्या? एग्जाम में 8086 का ही आएगा ना? हाँ, एग्जाम में ना आप लोगों का मतलब साइमल्टेनियसली अभी जितने भी 2-3 साल का हम क्वेश्चन देख रहे हैं तो 8086 और 8088 ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में यही दिया हुआ है 8088 एंड 8086 का आर्किटेक्चर पढ़ने को। क्यों इसलिए दिया है ना कि अभी जो हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं ना उससे बहुत मतलब बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही मिलता जुलता है इसका भी आर्किटेक्चर है। क्योंकि उस समय तक में जब हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर आया था तो जो कंप्यूटर की हमारी टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ा आगे बढ़ चुकी थी, जिसको हम लोग अभी भी फॉलो करते हैं। कुछ नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं लेकिन वो जो पुराना वाला कॉन्सेप्ट था ट्रांजिस्टर सॉरी आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट उस समय भी आ चुका था। उस समय हम लोग आईसी के नाम से जानते थे। अभी अभी क्या हो गया, अल्ट्रा आ गया है, तो आईसी का कॉन्सेप्ट उस समय भी आ चुका था। ठीक है, तो ये दोनों जो भी है आर्किटेक्चर बहुत मिलते हैं, जिस कारण से हमें क्या करना पड़ता है। ये कौन है? तुलसी कुमार अभी आ रहे हैं जाने के टाइम पे। ठीक है, तो अभी तो एग्जाम का बात तो बाद में होगा, उस समय हम लोग को बता देंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आप लोगों को लिखना होगा। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन कोई बना रहे हैं तो पहले आप लोगों का अटेंडेंस हम बना लें तो टाइम ओवर हो जाएगा। इसमें से बीएससी आईटी के कौन कौन है? बस हम मैम। सिर्फ आप? बस? और बाकी सारे बीसीए वाले हैं? क्लास के टाइम पे भी आप अकेले थे और अभी भी अकेले ही हैं? यस मैम। बीएससी आईटी। ओके, कोई नहीं, अभी देखिए हो सके बात